बेटर कॉल सॉल का 6th एपिसोड शुरू होता है जिमी से। अपने अपार्टमेंट में उसकी आंखें खुलती हैं, वो सो नहीं पा रहा। टीवी ऑन करता है, सामने डेविस और मेन की बोरिंग एड चल रही है। बेसिकली जिमी की बनाई एड को खारिज कर दिया गया है। जिमी को अपने कॉर्पोरेट अपार्टमेंट में अच्छा नहीं लग रहा है। फाइनली ड्राइव करके अपने नेल सैलून में जाता है जहाँ पर उसका पुराना ऑफिस है और वहाँ जाकर उसे नींद आती है। अगली सुबह किम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही है। उसके पास जिमी का फोन आता है लेकिन वो पिक नहीं करती। जिमी उसके लिए एक वॉइस मेल छोड़ता है। वो उसे मनाने के लिए एक गाना गा रहा है। मिसेस न्यूयन जिमी को यहाँ दोबारा देखकर चिढ़ी हुई है। जिमी का कहना है कि वो अभी भी यहाँ पर रेंट पे कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ रह सकता है। बेसिकली जिमी ने अपना पुराना ऑफिस अभी खाली नहीं किया है। किम एचएचएम में अपने पुराने ऑफिस में पहुंच गई है। वो अपना सामान अनपैक कर रही है। हावर्ड उसे मेसा वर्डे के साथ होने वाली मीटिंग में इनवाइट करता है। समझ में आता है कि चक के कहने पर हावर्ड ने किम को मीटिंग में शामिल तो कर लिया है, लेकिन वो अभी भी उससे नाराज है। वही माइक वापस अपने घर पहुंचता है। यहाँ हेक्टर के लोग हैं जो उसे धमकाने आए हैं। हम मिलते हैं अरुतुरो से। वो उसे कहता है कि हेक्टर ने तुम्हें एक काम कहा था टूको से रिलेटेड, क्या तुमने वो किया? माइक कहता है कि मैं ये नहीं करूंगा और वापस अपने घर में जाने लगता है। अंदर पहुंचकर वो एक छोटा सा ट्रैप बिछाता है। वो अपने वेलकम मैट के नीचे कार्बन पेपर की शीट्स बिछाता है। सैंड पाइपर केस की हियरिंग हो रही है। हावर्ड किम को कोर्ट अकेले ही भेजता है। सैंड पाइपर क्रॉसिंग के लॉयर्स का कहना है कि सैंड पाइपर के रहने वालों को अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाने चाहिए ताकि ये साबित हो सके कि वो किसी लॉयर के साथ अग्रीमेंट साइन करने के लिए ठीक है भी या नहीं। सैंड पाइपर का जो लीड काउंसिल है उसका नाम है रिचर्ड। वो किम से काफी इंप्रेस नजर आता है। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट किम हारती ही, लेकिन फिर भी उसके जज्बे को रिचर्ड काफी अप्रिशिएट करता है और उसे लंच पर इनवाइट करता है। ये लोग एक बड़ी सी जगह पर ड्रिंक्स लेते हैं। रिचर्ड उससे उसके करियर के बारे में पूछता है, साथ ही उसे एक जॉब ऑफर देता है। वो उसे अपनी फर्म के लिए हायर करना चाहता है। चलते हैं माइक के पास। वो अपने घर पहुंचता है और देखता है कि कहीं हेक्टर के लोग उसका इंतजार तो नहीं कर रहे। वो मैट हटाता है, वहां पर जूतों के निशान होते हैं। ताला ऑलरेडी खोला जा चुका है। उसे समझ में आ जाता है कि हेक्टर के लोग घर के अंदर हैं। वो अपनी गन निकालता है और खामोशी से अंदर एंटर करता है। जब उससे अंदर कोई नहीं मिलता तो वो आराम से बैठकर टीवी देखने लगता है। कुछ ही देर में माइक के सामने दरवाजा खुलता है। 2 लोग आते हैं, उनके हाथ में गन है, बट माइक पहले से तैयार है। वो इनमें से एक को मारकर नीचे गिराता है और आर्तुरो को भी अपने कब्जे में ले लेता है। अब वो उसके निशाने पर है। आर्तुरो का कहना है कि वो बस हेक्टर का मैसेज देने आया है ताकि वो उसके $5000 ले और उसकी बात माने। पुलिस के सामने कहे कि वो गन टूको की नहीं उसकी थी, उसे मारना नहीं। माइक राजी नहीं है। बेसिकली उसने हेक्टर से पंगा ले लिया है। चलते हैं किम के पास। वो अपने ऑफिस में होती है। यहाँ पर हावर्ड की सेक्रेटरी जूली पहुँचती है। उसके पास सैंड पाइपर के डॉक्यूमेंट्स हैं। हावर्ड को ये 1 घंटे में चाहिए, यानी किम के सर पर बहुत सारा काम डाल दिया गया है। हावर्ड उससे मजा चखा रहा है। वहीं माइक एक होटल के पूल में है। वो केली को देख रहा है। तभी उसकी नज़र जाती है बाहर और उसे पता चलता है कि मार्को सलामांका और लियोनेल वो पास ही की बिल्डिंग में हैं। मार्को उससे इशारा करके डराता है। धमकी ये है कि ये लोग केली को मार सकते हैं। इन लोगों को भी हम ब्रेकिंग बैड में पहले देख चुके हैं। दोनों कजिन्स यहाँ से चले जाते हैं। माइक केली को पूल से बाहर आने के लिए कहता है। वो समझ जाता है कि उसे टारगेट किया जा रहा है। वहीं डेविस और मेन में जिमी उमार के साथ मिलकर कुछ पेपर्स देख रहा है। एरिन उन्हें मॉनिटर कर रही है। जिमी के पास किम का फोन आता है। वो उसे अल्बुकर्की में जल्द से जल्द मिलना चाहती है। पता चलता है कि किम कुछ मस्ती के मूड में थी और उसने जिमी को इसलिए बुलाया था ताकि वो मिलकर यहाँ मौजूद शख्स को जो किम को लाइन मार रहा था उसे स्कैम कर सके। वो उससे असल में तो पैसे नहीं लेते, लेकिन एक चेक लिखवाते हैं आई स्टेशन जेब्रा एसोसिएट्स के नाम से। इस कंपनी का नाम हम पहले ब्रेकिंग बैड में सुन चुके हैं। जिमी इस कंपनी को टैक्स इवेजन के लिए फ्यूचर में यूज करेगा। खैर माइक को एक आइसक्रीम स्टोर में बुलाया जाता है। जगह बंद है, लेकिन यहाँ हेक्टर मौजूद है। वो माइक को फिर से कहता है, तुम्हें वकील के पास जाना होगा और कहना होगा कि गन तुम्हारी थी, टूको की नहीं। माइक फाइनली मान जाता है। बाद में नाचो को माइक के घर पेमेंट ड्रॉप करने के लिए कहा जाता है। माइक को जो $50,000 मिलते हैं उसमें से $25,000 वो नाचो को देता है। कहता है कि जिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुमने मुझे पेमेंट की थी, यानी टूको को गायब करना, वो वापस आ रही है। इसीलिए वो नाचो को उसके पैसे लौटा रहा है। सो टुको को गायब करने के लिए नाचो ने जो माइक को पेमेंट की थी, इस वक्त माइक वो पेमेंट लौटा रहा है। अगली सुबह जिमी और किम फिर से साथ में हैं। इनके पास अभी भी चेक है, लेकिन किम इसे कैश नहीं करना चाहती। वो इसे बस एक याद के तौर पर रखना चाहती है। वो जिमी को अपने नए जॉब ऑफर के बारे में भी बताती है। कहती है कि अगर उसने ये जॉब ज्वाइन की तो लॉ स्कूल के उसके जो लोन्स हैं ये कंपनी वो भी चुकाएगी। जिमी अभी भी होटल के पूल में रिलैक्स कर रहा है। किम को लगता है कि एचएचएम में अब उसका कुछ नहीं हो सकता। उसने जिमी को डेविस एंड मेन ज्वाइन करने के लिए जो मनाया था वो उसके लिए भी खुद को ब्लेम करती है। जिमी उसे खुश करने के लिए कहता है कि डेविस एंड मेन में काम करके उसे वो सारी चीज़ें मिली जो वो हमेशा से चाहता था। साथ ही उसे मोटिवेट करता है ये नई जॉब लेने के लिए ताकि उसे भी वो मिल सके जो वो चाहती है।
जिमी ऑफिस के लिए निकलता है। वो अपनी गाड़ी में बैठता है। इस मर्सिडीज में अभी भी किम का दिया हुआ मग फिट नहीं हो रहा है। जिमी से इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि वो इस एरिया को ही रिमूव कर देता है ताकि वो अपने ट्रैवल मग को रख सके। बेटर कॉल सॉल के सीजन 2 का एपिसोड 7 शुरू होता है एक फ्लैशबैक सीन के साथ। हमें यंग जिमी दिखाया जाता है। 1973 चल रहा है। वो अपने पिता के स्टोर में काम करता है। यहाँ एक कस्टमर आता है जो असल में एक ठग होता है। वो उसके पिता को बेवकूफ़ बना रहा है। जिमी समझ जाता है कि उसकी कहानी झूठी है, लेकिन उसके पिता इस शख्स की मदद करना चाहते हैं। वो इस कॉनमैन के लिए सामान लेने अंदर जाते हैं। इस शख्स की जिमी से अकेले में बात होती है। वो उससे 2 कार्टन सिगरेट के खरीदता है, साथ ही एक लाइफ लेसन देता है। कहता है इस दुनिया में भेड़े हैं और भेड़िए हैं, ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। इसी के साथ जिमी अपनी धोखाधड़ी शुरू करता है। इस ठग ने अपनी सिगरेट के लिए जो $8 पे किए थे, जिमी वो चुरा लेता है। आते हैं प्रेजेंट में, साल 2002। जिमी माइक से कोर्ट हाउस की लॉबी में मिलता है। ये सुजैन एरिक्सन का ऑफिस है। जिमी का कहना है कि माइक ने अपनी स्टेटमेंट में बदलाव किया है। सुजैन और उसके असिस्टेंट को माइक की कहानी पर शक है। उनका कहना है कि गन पर सिर्फ टूको की उंगलियों के निशान थे। जिमी बहुत कन्विंस करने वाले जवाब नहीं दे पाता कि ये गन माइक की क्यों है। सुजैन माइक से डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम्हें धमकाया जा रहा है ये रिपोर्ट वापस लेने के लिए, या तुम्हें रिश्वत दी गई है। जिमी झूठा गुस्सा दिखाता है और उसे बाहर लेकर जाता है। अकेले में वो माइक को समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। उसका कहना है कि उसने टूको को एक बार 2 लोगों की टांगे तोड़ते हुए देखा था। यहाँ जिमी सीजन 1 की बात कर रहा है। वहीं डेविस और मेन में जिमी अपने असिस्टेंट से एक रेजिग्नेशन लेटर लिखवा रहा है। उमर उसे बताता है कि अगर 1 साल के अंदर ही आप नौकरी छोड़ देंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बोनस नहीं मिलेगा। जिमी इस्तीफा देने का इरादा छोड़ देता है। घर लौटते वक्त उसे रेड लाइट पर एक स्काई डांसर नजर आता है। इसे देखकर जिमी को एक आइडिया आता है। वो अपने ऑफिशियल दिखने वाले लीगल सूट्स को चेंज करता है, कुछ फ्लैशी और कलरफुल कपड़े खरीदता है और इन्हें हर दिन ऑफिस पहनकर जाने लगता है। वो जानबूझकर यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करता है। एक तेज आवाज करने वाला ब्लेंडर लेकर आता है, अपने कलीग पर स्मूदी गिराता है, लू जाता है और फ्लश नहीं करता। बेसिकली क्लिफ तक उससे रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स आने लगती हैं। जिमी अपने ऑफिस में बैक पाइप्स लेकर आता है। जब उसे पूछा जाता है कि शोर क्यों कर रहे हो तो कहता है कि मैं तो बस अपना दिमाग फ्रेश कर रहा हूँ, जैसा कि क्लिफ ने उसे गिटार बजाने के बारे में कहा था। जिमी को बुलाया जाता है। कहा जाता है कि तुम्हारी जीत हुई, हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं जैसा तुम चाहते थे। अगर तुम नौकरी खुद से छोड़ते तो तुम्हें साइनिंग बोनस नहीं मिलता, लेकिन अब क्योंकि हम तुम्हें नौकरी से निकाल रहे हैं तो तुम वो रख सकते हो। क्लिफ का कहना है कि हम चाहें तो लीगल तौर पर तुमसे लड़ सकते हैं ताकि हमें तुम्हें ये पैसा ना देना पड़े, लेकिन हम तुम पर अपना और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो बस जानना चाहता है कि जिमी ने आखिर ऐसा क्यों किया। जिमी का कहना है कि मैंने यहाँ पर फिट होने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया। जिमी माफी मांगता है और कहता है कि वो अपने डेस्क के लिए क्लिफ को पैसे दे सकता है। जिमी उस कोको बोलो डेस्क की बात कर रहा है जो उसने काफी मन से ऑर्डर किया था। क्लिफ का कहना है कि वो उसे लेकर जा सकता है। खैर HHM में किम अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रही है। यहाँ जिमी पहुंचता है, कहता है कि हम अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, वेक्सलर और मैगिल। हालांकि किम को लगता है कि ये बहुत बड़ा जुआ होगा। जिमी का कहना है कि सब कुछ उनके फेवर में है, वो जो चाहे कर सकते हैं। वो एक कमाल की लॉयर है और वो खुद अपनी शर्तों पर जीना डिजर्व करती है। किम जिमी से कहती है कि डेविस और मेन में तुम्हारी पोजीशन का क्या हुआ। उसका कहना है कि मैं उस फर्म में फिट नहीं होता था, जबकि किम के साथ वो कंफर्टेबल रहता है। किम पूछती है कि अगर तुम मेरे पार्टनर के तौर पर काम करोगे तो क्या सही रास्ते पर चलोगे। जिमी जानता है कि वो क्या सुनना चाहती है, लेकिन सच कहता है कि उससे वैसा ही रहना होगा जैसा वो है। वो दूसरे लोगों के रूल्स के हिसाब से नहीं चल सकता। किम का कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम्हारी लॉ पार्टनर बनकर नहीं रहूंगी। यानी दोनों के बीच जो अफेयर चल रहा है, दोस्ती है, वो बनी रहेगी, बस ये ऑफिशियली साथ में काम नहीं करेंगे। चलते हैं माइक के पास। स्टेसी माइक को नए घर का टूर देती है जो वो खरीदना चाहती है। वो बताती है यहाँ पर क्राइम रेट्स बहुत लो हैं, स्कूल्स भी अच्छे हैं, बस इतना है कि पैसे बहुत लगेंगे। माइक का कहना है कि पैसे की वो टेंशन ना ले, उसका इंतजाम हो जाएगा। नेल सैलून में उमर की मदद से जिमी अपना कोको बोलो डेस्क लेकर आ गया है। जिमी अपने सामान को टेबल पर रखता है, लैंडलाइन फोन को देखता है। वो अपना पुराना काम फिर से शुरू करता है। जिमी ने लॉ प्रैक्टिस का अपना पुराना नाम अब चेंज कर दिया है। पहले वो जेम्स एम मैगिल के नाम से काम करता था, लेकिन अब उसने चुना है जिमी मैगिल। वही माइक को उस आइसक्रीम शॉप के ऑपोजिट में जाते हुए दिखाया जाता है जहां पर उसकी हेक्टर से डील हुई थी। वो हेक्टर और उसके कामकाज पर नजर रखने वाला है। किम का श्विकर्ट और कोकली कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है। एक लंबी बातचीत के बाद रिचर्ड श्विकर्ट उससे पूछते हैं उसकी बैक स्टोरी, वो कहाँ से आती है। किम बताती है कि वो कैंसस नेब्रास्का बॉर्डर के एक छोटे से शहर से ताल्लुक रखती है। वो हमेशा से कुछ ज्यादा चाहती थी, इसीलिए उसने लॉ डिग्री हासिल की। ऐसा लगता है कि ये लोग किम से इम्प्रेस्ड हैं। वो एक्साइटमेंट में और घबराहट में गलती से रिचर्ड को हावर्ड कहती है।
आखिरकार उसने हावर्ड के साथ एक लंबे वक्त से काम किया है। पार्किंग गैराज में सिगरेट फूकते हुए वो जिमी वेक्सलर मैकगिल का बिजनेस कार्ड देखती है। वो ये कार्ड फाड़ती है, W और M के लोगों को अलग करती है। साथ ही उसके दिमाग में आइडिया आता है। किम नेल सैलून में जाती है। मिसेस न्यूयन उसे कहती है कि जिमी अभी बिजी है, मीटिंग में है। थोड़ी देर में जिमी फिल्म क्रू के साथ बाहर आता है। वो जिमी को कहती है कि तुम सही थे, मुझे खुद अपना बॉस बनना चाहिए। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा आइडिया अच्छा लगा। हम एक काम कर सकते हैं, हम एक ऑफिस लें, लेकिन दोनों अलग अलग काम करें। हम कोई एक कंपनी ना बनाएं। तुम अपने तरीके से चलो, मैं अपने तरीके से चलूं। दोनों सेपरेट लॉयर्स। जिमी हैरान है, उसके पास कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। ऐसा कम ही होता है। किम खुश नजर आ रही है, कहती है हाँ कह दो। इस एपिसोड में हमें स्टेफनी डॉजवेल को दिखाया गया था। इन्हें भी हम पहले ब्रेकिंग बैड में देख चुके हैं। बेटर कॉल सॉल के सीजन 2 के एपिसोड 8 की शुरुआत होती है यूएस मेक्सिको बॉर्डर से। बहुत सारे कार्गो ट्रक्स क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। एक रेगालो हेलाडो ट्रक चेक पॉइंट पर पहुंचता है। ये हेक्टर सलेमांका और उसकी ऑर्गेनाइजेशन की फ्रंट कंपनी है। कहने को तो ये एक आइसक्रीम कंपनी है, लेकिन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। ट्रक को चलाने का काम कर रहा है शिमेनेज लेसरदा। कार्गो को अप्रूव करके आगे जाने दिया जाता है। बॉर्डर क्रॉस करने के 10 मील बाद ट्रक रुकता है। यहाँ पर ड्रॉप साइट है। वो पास में जाकर एक छुपे हुए डब्बे से रिवॉल्वर निकालता है। यहाँ पर बहुत सारी आइसक्रीम की स्टिक्स पड़ी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि ड्रग्स बॉर्डर के रास्ते यहाँ पर कम से कम 20 बार तो आ ही चुकी हैं। चलते हैं जिमी और किम के पास। वो अपनी नई पार्टनरशिप को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों अलग अलग काम करेंगे, बस एक ऑफिस शेयर करेंगे। जिम उसे कहता है कि उसे HHM में प्रॉपरली इस्तीफा देना चाहिए और उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। किम कहती है कि मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। अगले दिन किम हावर्ड के ऑफिस में जाती है, उसे अपना इस्तीफा देती है। वो हैरान नहीं है। उसने सुना था कि किम श्वेकर्ट एंड कोकली ज्वाइन कर रही है। वो बताती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, मैं खुद अकेले काम करूंगी। हावर्ड अंदाजा लगाता है कि वो असल में जिमी के साथ काम करने वाली है। वो किम को बधाई देता है। किम ने अपने करियर की शुरुआत से ही HHM में काम किया है और उसके लॉ स्कूल की फीस भी इसी कंपनी ने भरी थी। वो हावर्ड को कहती है कि वो अपना लोन चुका देगी। हावर्ड कहता है कि उसे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो किम को बधाई देता है, फ्यूचर के लिए गुड लक कहता है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो सुनती है कि हावर्ड अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा है। वो मैसा वर्डे से कनेक्ट करना चाहता है। हावर्ड को अंदाजा हो चुका है कि किम जाते जाते अपना क्लाइंट भी लेकर जाएगी। किम समझ जाती है कि उसे जल्दी करनी होगी। वो भागकर अपने ऑफिस में जाती है, पेज को फोन करती है, उसके और केविन के साथ फटाफट मीटिंग अरेंज करती है। वो नहीं चाहती कि हावर्ड की पहले इनसे बात हो जाए। वहीं आइसक्रीम स्टोर में माइक बैठा हुआ है। वो शिमेनेज को आइसक्रीम के बॉक्सेस डिलीवर करते हुए देखता है, जो अभी अभी बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आए हैं। जब स्टोर बंद हो जाता है, वो देखता है कि हेक्टर आर्तुरो के साथ आ चुका है। माइक कुछ नोट्स लेता है और नजर रखना जारी रखता है। कुछ दिन बीतते हैं। किम केविन और पेज से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। कहती है कि मुझे पता है मैसा वर्डे बैंक की क्या जरूरत है और वो उसे पूरा कर सकती है। वो कहती है कि आप मेरे इकलौते क्लाइंट होंगे, मैं पूरी तरह से आपके एक्सपेंशन पर फोकस कर सकती हूँ। बाद में वो जिमी से एक डेंटिस्ट के ऑफिस में मिलती है। जिमी कहता है कि ये जगह इनके नए ऑफिस के तौर पर काम कर सकती है। यहाँ पर 2 सेपरेट कमरे हैं, साउंड प्रूफ वॉल्स हैं, कॉमन लॉबी है और रिसेप्शन एरिया है। ऐसा लग रहा है कि किम का ध्यान भटका हुआ है। उसे लगता है कि मैसा वर्डे ने शायद मना कर दिया है, लेकिन किम उसे गले लगाती है, किस करती है और कहती है उसका काम बन गया है। मीटिंग बहुत अच्छी गई, यानी मैसा वर्डे उसका क्लाइंट होगा। वहीं चक अपने घर पर है। वो मैसा वर्डे के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा है। यहाँ हावर्ड पहुंचता है और कहता है कि शायद HHM इस क्लाइंट को खो देगा। ये बैंक किम के साथ जाने वाला है। चक इस बात से हैरान है कि किम जिमी के साथ मिलकर काम करेगी। वो इसे 7 गाली से कंपेयर करता है। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो दूसरों को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट और कंट्रोल करता है। बेसिकली वो कह रहा है कि जिमी ने किम की आंखों पर पर्दा डाला हुआ है। खैर हावर्ड ने किसी तरह से केविन के साथ एक मीटिंग अरेंज की है। वो मैसा वर्डे क्लाइंट को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहते। इसमें उसे चक की मदद की जरूरत पड़ेगी। चक कहता है कि मैं मीटिंग में खुद शामिल रहूंगा। हावर्ड को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो इतने बड़े क्लाइंट के आगे हावर्ड को एम्बैरस नहीं होने देगा। सो HHM में केविन और पेज के साथ मीटिंग होती है। चक यहाँ पहुंचता है, कहता है कि किम वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन वो खुद इस काम में महारथी है। वो जानता है कि फाइनेंशियल लॉज अक्सर चेंज होते रहते हैं। छोटे से छोटी गड़बड़ भी उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि चक कंप्लायंस लॉ में एक्सपर्ट है, तो उससे बेहतर चॉइस और कोई नहीं हो सकती। सो कंपनी HHM के साथ बनी रहती है। हावर्ड चक को बधाई देता है। हालांकि चक अचानक बेहोश हो जाता है। उसने इलेक्ट्रिसिटी को इतनी देर तक झेल तो लिया, लेकिन अब उसका असर साफ नजर आ रहा है। चलते हैं जिमी के पास। वो अपने फिल्म क्रू के साथ एक मिलिट्री बेस पर है। यहाँ व्हील चेयर पर एक बूढ़ा आदमी है, इसका नाम है फज। यहाँ पर कैप्टन बावर है। उन्हें लग रहा है कि फज एक वॉर हीरो है, जबकि वो जिमी का बस एक क्लाइंट है। बावर फज से मिलिट्री में बिताए उसके वक्त से रिलेटेड सवाल करता है। जिमी को डर है कि फज पकड़ा जाएगा। वो बावर को पानी लेने के लिए भेज देता है।
फज को फीफी नाम के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के सामने खड़ा किया जाता है। ये लोग अपना कमर्शियल शूट करते हैं। तभी जिमी के पास अर्नेस्टो का फोन आता है। उसे चक की हालत के बारे में पता चलता है। सीन फाइनली शूट किया जा चुका है। बावर कुछ और सोल्जर्स के साथ आया है। ये लोग फज के साथ फोटो लेना चाहते हैं। खैर शूटिंग के बाद जिमी वापस डेंटिस्ट के ऑफिस में जाता है। वो यहाँ लीज साइन करने पहुंचा है। किम बाहर ही मौजूद है। जिमी को बताती है कि मेसा वर्डे ने चक की वजह से एचएचएम के साथ ही बने रहना चुना है। जिमी उसे समझाता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एक टीम है। मेसा वर्डे जैसे और भी क्लाइंट आते रहेंगे। वहीं माइक हेक्टर को एक ऑटो रिपेयर शॉप में फॉलो कर रहा है। वो गैराज में आइसक्रीम ट्रक को जाते हुए देखता है। दरवाजे बंद होते हैं। वो बाहर से ही आवाज नोटिस कर रहा है। माइक अंदाजा लगा लेता है कि हेक्टर ट्रक के टायर्स का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अंदर ड्रग्स और पैसे की स्मगलिंग हो रही है। उसी शाम जिमी चक के घर पहुंचता है। ये लोग बात करते हैं कि चक की सिचुएशन बेहतर नहीं हो रही। जिमी को चक की स्टडी में मेसा वर्डे की फाइल्स नजर आती हैं। वो इसमें से 13 डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता है। वो उनके फोल्डर्स को अच्छे से मार्क करता है। जेरोक्स शॉप में जाता है और इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करवाता है। वो चालाकी से मेसा वर्डे का एड्रेस ऑल्टर करता है। ये बैंक जो नई ब्रांच खोलने वाला है उसका एड्रेस 1261 है, लेकिन जिमी इसे 1216 कर देता है। सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी होने में कई घंटे लगते हैं। जिमी इन पेपर्स के साथ वापस चक के घर पहुंचता है और इन्हें बदल देता है। अगले दिन जब चक की आंखें खुलती हैं तो वो जिमी को अपने यहाँ देखकर हैरान होता है। जिमी कहता है कि तुमने किम से मेसा वर्डे क्लाइंट को छीन लिया, जिस पर चक का कहना है कि नहीं, हमने अपने क्लाइंट को रिटेन किया है, छीना नहीं है। वो जिमी से झगड़ना नहीं चाहता। उसे रात को यहाँ रुकने के लिए शुक्रिया कहता है। माइक अपनी पोती केली के साथ खेल रहा है। एक गार्डन होज में केली को डॉट्स बनाने के लिए कहा गया है, जिसमें माइक ड्रिल कर रहा है। वो बेसिकली केली को सिखा रहा है कि ड्रिल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बाद में स्टेसी अपनी बेटी को लेने आ जाती है। इनके जाने के बाद माइक अपने प्रोजेक्ट को जारी रखता है। वो इन होल्स में लोहे की कीलें फिट करता है। सो उसका असली प्लान कुछ और है। बेटर कॉल सॉल के सीजन 2 का एपिसोड 9 शुरू होता है एक गांव की सड़क से। एक पुराने पड़े बिलबोर्ड के पीछे एक नीली गाड़ी छुपी हुई है। यहाँ माइक मौजूद है। उसने स्की मास्क पहना हुआ है। यहाँ से शिमेनेज रेगालो हेलाडो आइसक्रीम ट्रक लेकर गुजर रहा है। माइक ने यहाँ पर ट्रक को रोकने के लिए जाल बिछाया हुआ है। अपने गार्डन होज जिसमें उसने कीलें लगाई हुई थी उसे बीच सड़क पर डाला हुआ है। ट्रक के टायर फट जाते हैं। ट्रक अचानक फिसलता है, सड़क से खिसक के नीचे गिरता है। शिमेनेज जल्दी से गन निकालता है। उसे दिख जाता है कि पीछे एक गाड़ी है, लेकिन माइक जल्दी से काम लेता है। वो शिमेनेज को पकड़ लेता है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है, बेसिकली उसे अपना कैदी बना लेता है। माइक इसके बाद ट्रक के टायर्स को स्लाइस करने लगता है। इसमें से $250,000 कैश मिलता है। माइक ये पैसे लेता है और फरार हो जाता है। चलते हैं चक के पास। वो अच्छे से तैयार है। हावर्ड उसका इंतजार कर रहा है। उनकी केविन और पेज के साथ मीटिंग होने वाली है। ये लोग मेसा वर्डे की नई ब्रांच के लिए न्यू मैक्सिको स्टेट बैंकिंग बोर्ड से अप्रूवल लेने आए हैं। हावर्ड ने कहा था कि वो मीटिंग अकेले अटेंड कर सकता है, लेकिन चक कहता है नहीं, वो साथ आना चाहता है। जिमी इन्हें जाते हुए देखता है। जब चक चला जाता है तो वो उसके घर में पहुंचता है। जिमी के पास बहुत सारी फाइल्स हैं। वहीं कोर्ट हाउस में चक को अटैक आने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभालता है। बैंकिंग बोर्ड के आगे केविन मेसा वर्डे की एप्लीकेशन के सपोर्ट में ओपनिंग स्टेटमेंट देता है। जब बोर्ड के कमिश्नर के पास फाइल पहुंचती है तो उसे रोका जाता है। चेक को एड्रेस दोबारा कहने के लिए कहा जाता है। वो कहता है 1216 रोजेला ड्राइव। ये गलत एड्रेस जिमी ने क्रिएट किया था। केविन, पेज और साथ साथ बोर्ड इंसिस्ट करता है कि एड्रेस गलत है, लेकिन चक नहीं मानता। उसका कहना है कि मैं इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस के गलत होने की वजह से बोर्ड इस हियरिंग को कैंसिल कर देता है। नई हियरिंग 6 हफ्ते बाद होगी। चक वापस अपने घर आता है। उसे यकीन नहीं आ रहा कि वो डॉक्यूमेंट में एड्रेस गलत लिख सकता है। वो अपनी फाइल्स देखता है, वहाँ सब जगह 1261 ही लिखा है। चक को एहसास हो जाता है कि जरूर इसके पीछे जिमी का हाथ है। चलते हैं माइक के पास। वो हेक्टर के आइसक्रीम पार्लर के बाहर बैठा हुआ है। हेक्टर को पता चल चुका है कि उसके ट्रक से पैसे गायब हुए हैं। जिमी और किम अपना नया ऑफिस सेट कर रहे हैं। किम को पेज से फोन आता है। मेसा वर्डे ने एचएचएम को फाइनली ड्रॉप कर दिया है। वो चाहते हैं कि किम उनके साथ काम करे। चक भी फाइल्स देने के लिए तैयार है। जिमी किम के साथ मिलकर चक के घर पर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि चक ने अपने घर के लॉक्स चेंज कर दिए हैं। चक की फाइनली जिमी से मुलाकात होती है। वो उस पर इल्जाम लगाता है, कहता है कि मेसा वर्डे के डॉक्यूमेंट्स के साथ जरूर तुमने ही छेड़छाड़ की है, तुमने ही एड्रेस चेंज किया, इसी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जिमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। चक किम को अल्टीमेटम देता है, कहता है कि तुम्हें केविन और पेज को फुल डिस्क्लोजर देना होगा, नहीं तो तुम्हारा लॉयर का लाइसेंस छीना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर किम जिमी का साथ देती है। वो कहती है कि हो सकता है गलती आपसे हुई हो। आप अपनी तबीयत खराब होने के बाद भी जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। आपने घर में कोई लाइट तक नहीं जला रखी है। ऐसे में जिमी को ब्लेम करने की जगह अपनी गलती देखिए।
वो कहती है कि जिमी इस तरह से इसलिए बिहेव करता है क्योंकि चक ने हमेशा उसे जज किया। वो नहीं चाहता था कि जिमी कभी भी कामयाब हो। जिमी किम के साथ मेसा वर्डे की फाइल्स वापस गाड़ी में रख लेता है। वो अचानक जिमी को कंधे पर कई बार मारती है। उसे समझ में आ चुका है कि चक ने जो भी कहा वो सच था। वो काफ़ी गुस्से में है। उसे कहती है चुपचाप ड्राइव करो। कुछ दिन बाद जिमी और उसका कैमरा क्रू एक स्कूल में पहुंचते हैं। यहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट भी है। जब लंच टाइम ओवर हो जाता है तो ये लोग प्लेग्राउंड में अमेरिकन फ्लैग के आगे जिमी को खड़ा करते हैं। जब स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप बिना इजाज़त के यहाँ पर शूट नहीं कर सकते, जिमी उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है। वो उन्हें झूठ कहता है। वो एक सॉन्ग राइटर का नाम लेता है और कहता है कि इसने आप ही के स्कूल से पढ़ाई की है और हम उन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। चलते हैं माइक के पास। वो अभी भी खुश नज़र आ रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा है। तभी अचानक से उसके पास नाचो का फ़ोन आता है। वो उससे मिलना चाहता है। वो कहता है कि हेक्टर के ट्रक को किसी ने हाईजैक किया और पैसे गायब किए। उसका कहना है कि मुझे तुम पर शक है। वो माइक के अटैक करने के तरीके को समझ चुका है, इसीलिए उसे लगता है कि ये माइक ने किया है। नाचो को लगता है कि माइक ने ये सब अकेले तो नहीं किया होगा, ज़रूर उसके साथ कोई शामिल होगा। बट माइक उसे यकीन दिलाता है कि उसने स्की मास्क पहना था और एक वर्ड भी उसने अपने मुंह से नहीं कहा, इसलिए ड्राइवर उसे नहीं पहचान पाएगा। नाचो वहाँ से जाने लगता है तो माइक उससे पूछता है कि इस डकैती की खबर अखबारों में क्यों नहीं है। नाचो को एहसास होता है कि माइक चाहता था कि ये खबर पुलिस तक पहुँचे ताकि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके, जिससे हेक्टर फंस जाए। नाचो को गुस्सा आता है। वो कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं भी पकड़ा जा सकता हूँ। वो माइक को धमकाता है, जिस पर माइक कहता है कि वो अब हेक्टर के साथ डील नहीं करना चाहता। नाचो का कहना है कि ये सारी खबर पुलिस तक इसलिए नहीं पहुंची है क्योंकि वहाँ से कोई गुजर रहा था जिसने ट्रक ड्राइवर को आज़ाद किया, जिसने फ़ौरन हेक्टर को फ़ोन किया और उसके लोगों ने आकर पूरे सीन को साफ़ किया, ट्रक को गायब किया और उस शख्स को गोली मार दी जिसने उस ट्रक ड्राइवर को आज़ाद किया था। माइक ये सब सुनकर अनकम्फर्टेबल हो जाता है। उसे एहसास होता है कि हेक्टर से जीतने के चक्कर में एक निर्दोष की जान चली गई। भले ही माइक ने उसे डायरेक्टली ना मारा हो, लेकिन ये हुआ तो उसी की वजह से है। वहीं जिमी किम के घर पर है। वो उससे मेसा वर्डे की फाइल्स के बारे में बात करना चाहता है। चक ने जो कुछ कहा उसका जिक्र करना चाहता है, लेकिन किम कुछ नहीं सुनना चाहती। जिमी का कहना है कि वो मेसा वर्डे के लिए बिल्कुल राइट फिट है, वो ये क्लाइंट डिज़र्व करती है। किम जिमी को कहती है चक बहुत स्मार्ट है। वो फ़ौरन समझ गया कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी जिमी ने ही की। उसका कहना है वो किसी तरह का सबूत इस केस में पीछे नहीं छोड़ सकता। चक कुछ भी करके जिमी को एक्सपोज करने की कोशिश करेगा। जिमी को जैसे होश आता है वो अपने बेड से निकलता है और उसी कॉपी शॉप पे चला जाता है जहां उसने सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी करवाए थे। यह लैंस नाम का वो शख्स है जिसने डॉक्यूमेंट्स कॉपी करने में उसकी हेल्प की थी। वो देखता है कि अर्नेस्टो लैंस से सवाल कर रहा है। अर्नेस्टो के जाने के बाद जिमी शॉप में एंटर करता है। वो लैंस को रिश्वत ऑफर करता है ताकि वो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे और सिक्योरिटी फुटेज भी मिटा दे। अब जिमी वापस दुकान के बाहर वेट कर रहा है। यहाँ पर चक और अर्नेस्टो वापस आते हैं। वो जिमी के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन लैंस उसे पहचानने से इनकार कर देता है। चक कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अर्नेस्टो को कुछ और कहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लाइट्स हैं, जेरोक्स मशीन है। चक खुद पे से काबू खो रहा है। लैंस अर्नेस्टो को कहता है कि चक को अभी स्टोर से बाहर निकालो। ऐसा लगता है कि यहाँ पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चक पर कुछ ज़्यादा ही असर कर रही हैं। वो अचानक बेहोश हो जाता है। उसका सर काउंटर पर लगता है। जिमी जो दुकान के बाहर से ये सब कुछ देख रहा था, कुछ नहीं कर पाता। चलते हैं एक फ्लैशबैक सीन में 1999 दिखाया जाता है। जिमी और चक हॉस्पिटल में हैं। उनकी माँ जो अब तक कोमा में थी, मौत के एकदम करीब है। जिमी कुछ देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाता है। इसी दौरान उनकी माँ की आंखें खुलती हैं। वो चक से जिमी के बारे में लगातार पूछती है। इसके साथ ही उनकी मौत हो जाती है। चक को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो जिमी से जेलस है। वो उसे नहीं बुलाता। जब जिमी वापस आता है वो उसे ये भी नहीं बताता कि माँ तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। बेसिकली चक को बचपन से ही जिमी से चिढ़ है। आते हैं साल 2002 में। चक स्टोर में बेहोश पड़ा है। अर्नेस्टो, लैंस और यहाँ मौजूद बाकी कस्टमर समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। जिमी दौड़कर शॉप में जाता है। लैंस को कहता है कि एम्बुलेंस बुलाए। सारी फ़ोटोकॉपीज़ की मशीन्स बंद करता है। लाइट्स ऑफ करवाता है। हॉस्पिटल में चक को थोड़ा होश आता है। उसे सुनाई देता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के साथ कोई टेस्ट किया जाने वाला है। वो मना करता है, लेकिन स्टाफ उसकी नहीं सुनता। जब चक की हालत बेहतर हो जाती है, जिमी और अर्नेस्टो उससे मिलने पहुंचते हैं। चक सीधा उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने कॉपी स्टोर के क्लर्क को रिश्वत दी है, इसीलिए वो तुमको नहीं पहचान रहा। क्योंकि जिमी का वहाँ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन अर्नेस्टो
जिमी की सिचुएशन क्लियर करता है, कहता है कि मैंने उसे फ़ोन करके वहाँ बुलाया था। जिमी अर्नेस्टो से कहता है कि तुमने मेरे लिए झूठ क्यों बोला। इस पर अर्नेस्टो कहता है कि चक जिमी को लेकर जितना ऑब्सेस्ड है ये उसके लिए ठीक नहीं है, वो अपने दोस्त का नुकसान होते हुए नहीं देखना चाहता। वहीं नाचो और आर्तुरो रेगालो हेलाडो ट्रक के ड्राइवर को हेक्टर के पास लेकर आए हैं। इन्हें नहीं पता कि माइक इन्हें फॉलो कर रहा है। हॉस्पिटल में चक का सीटी स्कैन होता है, ब्रेन डैमेज चेक किया जाता है। जिमी और किम बाहर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ टीवी पर जिमी का नया कमर्शियल चल रहा है। डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं चक पूरी तरह से हेल्दी है, लेकिन सीटी स्कैन की वजह से उसे इतना स्ट्रेस हो गया कि वो कोमा में चला गया। जिमी बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि चक जब नहीं चाहता था तो उसका सीटी स्कैन नहीं करना चाहिए था। जिमी काफ़ी सदमे में लग रहा है, वो चक के साइड से नहीं हटना चाहता। वहीं रेगिस्तान में माइक लॉसन से मिलता है, वही शख्स जो हथियार बेचता है। उसने टूको को मारने का जब प्लान बनाया था तो एक स्नाइपर राइफल चेक की थी। सो माइक ने डिसाइड किया है कि अब हथियार चलाने की सिचुएशन आ चुकी है। खैर, हॉस्पिटल में चक की आंखें खुलती हैं। जिमी उसे फ़ौरन घर लेकर जाता है। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सुलह हो गई है। जिमी के जाने के बाद चक फ़ौरन अपने गैराज में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे पुराने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। माइक हेक्टर पर गोली चलाने के लिए तैयार है। हेक्टर, नाचो और कज़न्स आते हैं। ट्रक का ड्राइवर उनके पीछे बंधा हुआ है। तभी नाचो माइक और हेक्टर के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से माइक क्लियरली शॉट नहीं ले पाता। वो नाचो को नहीं मारना चाहता और इसी वजह से उसे रुकना पड़ता है। उसकी आंखों के सामने कज़न्स उस ड्राइवर को मार डालते हैं। वो वापस हेक्टर का शैक से निकलने का इंतज़ार कर रहा है। तभी उसकी गाड़ी का हॉर्न बजने लगता है। वो जाकर देखता है तो यहाँ पर एक नोट है, लिखा हुआ है डोंट। यानी माइक ने हेक्टर पर नज़र रखी हुई थी और माइक पर किसी ने नज़र रखी हुई थी। जिमी अपने ऑफिस में है, उसके पास हावर्ड का फ़ोन आता है। वो कहता है कि फ़ौरन जाकर चक से मिलो। जिमी हैरान है। वो देखता है कि चक ने अपने घर की दीवारें और सीलिंग को मेटल शीट से कवर कर दिया है। उसका कहना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज उसके दिमाग तक पहुंच रही हैं, जिस वजह से उसने मेसा वर्डे के डॉक्यूमेंट्स में इतनी बड़ी टाइपो कर दी। चक के दिमाग को शांत करने के लिए जिमी फाइनली अपनी गलती एक्सेप्ट करता है। उसने खुद डॉक्यूमेंट में हेर फेर की। हालांकि उसका कहना है कि किम इस क्लाइंट को डिजर्व करती थी। चक हैरान नज़र आ रहा है कि जिमी ने अपना इतना बड़ा गुनाह कबूल कर लिया। इसके चक्कर में उसकी लॉ की डिग्री छीनी जा सकती है। जिमी का कहना है कि ये बताकर उसे बेहतर लग रहा है। वो कहता है कि अगर हम केस भी लड़ेंगे तो आपके पास कोई सबूत नहीं है। जिमी के जाने के बाद चक टेबल के ऊपर की मेटल शीट के अंदर से एक छुपा हुआ रिकॉर्डर निकालता है। बेसिकली उसने जिमी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है। उसने जिमी को इमोशनली मैनिपुलेट कर लिया और उससे उसका गुनाह कबूल करवाया। इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है ये सीज़न। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बाय।